है ना, उपनिवेशवाद और देहात। तीसरा पार्ट को पढ़ेंगे और तीसरे पार्ट की शुरुआत आपके यहाँ से होगा। करा 5वीं रिपोर्ट से ये क्या है इसको देखिएगा। 1813 में ब्रिटिश संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताए थे, जिसने बंगाल पर क्या किया था, कब्जा किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलाप के विषय में क्या थी, जानकारी थी। उन रिपोर्टों में 5वीं रिपोर्ट थी, उन रिपोर्टों में से वो 5वीं रिपोर्ट थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के बारे में, अक्सर इसे 5वीं रिपोर्ट के नाम से ही क्या किया गया, जाना है। जैसे वहाँ पर कई रिपोर्ट भेजा गया और 6, 7, 8, 10 रिपोर्ट भेजा गया। 5वां जो रिपोर्ट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के बारे में था, इसीलिए इस रिपोर्ट का नाम रखा गया 5वीं रिपोर्ट। आगे फिर देखेंगे, कह रहा यह रिपोर्ट का टोटल पन्ना कितना था, 1002, जिसमें जमींदार की चर्चा थी और रैयत की कुछ अर्जियां थी। जैसे जमींदार और रैयत जो होते थे, रैयत का मतलब पता है किसान होते हैं, जमींदार ज़मीन के मालिक होते थे, तो उनका ज़मीन नीलामी कर दिया जाता था। तो वो लोग डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार से अर्जी लगाएं कि देखिए हमारे यहाँ फसल नहीं हुआ है, या फिर दिक्कत बारिश हो गई, नहीं हुई ठीक से, और ये लोग नीलामी कर दे रहे हैं, आपके जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं। तो अर्जी था 5वीं रिपोर्ट में, मुख्य रूप से क्या था, अर्जी था। और किसकी अर्जी थी, जमींदार की और रैयत की। अलग अलग जिलों के कलेक्टर का फिर रिपोर्ट गया था। राजस्व विवरण से संबंधित सांख्यिकीय तालिका गई थी। अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणियां भी थी उस रिपोर्ट में। करा कंपनी ने 1760 के दशक के मध्य में जब से बंगाल में अपने आप को स्थापित किया, तभी से इंग्लैंड और उसके क्रियाकलापों पर बारीकी से नजर रखी जाने लगी और उसी पर क्या की जाती थी, चर्चा की जाती थी। कब से, जब कंपनी ने बंगाल पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, तब ज़्यादा ध्यान देने लगा ऊपर की सरकार भी, ऊपर के जो। ब्रिटेन में ऐसे बहुत सारे समूह हैं जो भारत तथा चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार का विरोध करते भी रहे। यानी ब्रिटेन में ऐसे भी कुछ लोगों का समूह था, वो नहीं चाहते थे कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करे। ब्रिटेन का एक रूल था, ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एकाधिकार ले लिया था कि भारत से अगर किसी को व्यापार करना है तो पहले हमसे आकर बेचेगा, हम भारत वाले को बेचेंगे। भारत वाला अगर बेचना चाहता है तो पहले हमको आकर बेचेगा, हम जिसको मन होगा उसको बेचेंगे। इस पर खरीदारों को या जो भी होते उनको सही सही दाम नहीं मिलता था। दूसरे व्यापारी वर्ग भी इसलिए नाराज थे कि बताओ अकेले वो व्यापार करेगा, हम लोग व्यापार नहीं करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी खाली व्यापार करेगा। इसलिए इसका क्या चलता था, विरोध चलता था, क्योंकि वहाँ निजी व्यापारियों की संख्या बढ़ते जा रही थी और भारत के साथ होने वाले वो भी व्यापार में हिस्सा लेना चाहते थे। अगर आपको किसी को फायदा हो रहा है ना, और वो फायदा एक ही व्यक्ति उठा रहा है और दूसरा व्यक्ति भी उठाना चाहता है और इस व्यक्ति को फायदा ना मिले, तो वैसी स्थिति में विरोध होता है। क्योंकि ब्रिटेन के उद्योगपति ब्रिटेन के निर्माताओं के लिए भारत का बाजार खुलवाने के लिए क्या थे, उत्सुक थे। उनको पता था कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, जहाँ पर हम निवेश करेंगे, जहाँ पर हम व्यापार करेंगे तो खूब मालो माल होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के दिन रात तरक्की को देखकर कई व्यापारियों के समूह ने इसका विरोध किया कि नहीं, हमें भी व्यापार करने का वहाँ मौका मिलना चाहिए। कई राजनीतिक समूह का तो यह भी कहना था कि बंगाल पर मिली विजय का लाभ सिर्फ किसको मिल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहा है, इसका लाभ पूरे ब्रिटेन को नहीं मिल रहा है। जब बंगाल पर उसने कब्जा किया तो अकेले तो नहीं कब्जा कर लिए, ब्रिटेन के साथ से किए, लेकिन इसका लाभ सिर्फ तुम कंपनी जो चला रहा है वही ले रहा है और कंपनी इस देश को जितना लाभ देना चाहिए उतना लाभ नहीं दे रहा है। कंपनी के कुशासन, अव्यवस्थित प्रशासन के विषय में प्राप्त सूचना पर ब्रिटेन में कई बार बहस भी छिड़ गई। कंपनी के अधिकारियों के लालच और भ्रष्टाचार की घटनाओं को ब्रिटेन के समाचार पत्रों में छापा जाता था। माने जो भी अगर गलती करते थे तो लोग को बार बार कहते हैं कि समय पर आओ, लेकिन रोज कल तुम लोग का एक एक कहानी है, कल से कर दो गठवास बाहर। 9:30 में जब समय दिए हैं तो एगो आएगी 9:40 में, आएगा 9:45 में, आएगा 9:50 में। होटल खुलल है, जखनी मन लिए एंट्री ले लिए, टाइम पे आपने कल बाहर ही नहीं आया एकदम। तो कंपनी के अधिकारी बहुत सारे लालच में कुछ गलतियां कर बैठते थे और उन गलतियों को ये लोग ताक में रहता था, जो विरोधी होता था कि कैसे गलती को निकाले और जाकर हम ब्रिटेन की महारानी को
बताएं। ब्रिटेन में महारानी का सिस्टम चलता था, बताएं वहाँ की जो मेन सत्ताधारी थे उसको बताएं, ताकि इसका यहाँ से पत्ता क्या हो, साफ हो और हमको यहाँ पर क्या मिले, मौका मिले। देखिए इसके बाद ब्रिटिश संसद में भारत के कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में कई अधिनियम भी क्या कर दिया, पारित कर दिया। कंपनी को मजबूर किया गया कि वो भारत के प्रशासन के विषय में नियमित रूप से सारी रिपोर्ट क्या करे, भेजा करे। जब देखा ये लाभ कमा रहा, अकेले कमा रहा है ना, तो उस पर कई प्रकार का नियंत्रण करने का तरीका अपनाया और कहा कि आप कैसे कैसे वहाँ शासन चला रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नियम लागू कर रहे हैं, स्टाम्प एक्ट लागू कर रहे हैं या फिर और बहुत सारा एक्ट लागू कर रहे हैं। तो जो भी एक्ट लागू कर रहे हैं या जो भी कानून आप बना रहे हैं वहाँ पर लागू करने के लिए, तो ये सारी रिपोर्ट क्या करेंगे, वहाँ भेजेंगे। किसकी संपत्ति नीलाम कर रहे हैं या नीलाम करने वाले हैं, इसकी पूरी रिपोर्ट हमको वहाँ भेजा कीजिए। अपने मन से सब कुछ नहीं कर लीजिए। कंपनी के कामकाज की जाँच के लिए भी समितियाँ भी बना दिया। जब विरोध लगातार होने लगा तो वहाँ का जो गवर्नमेंट थी, वहाँ का जो सत्ताधारी थे, वो लोग क्या किए, एक समिति बना दिया कि कंपनी क्या सही मायने में काम कर रही है कि नहीं कर रही। कंपनी को जितना प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट का जितना भाग राष्ट्र को मिलना चाहिए, ब्रिटेन को मिलना चाहिए, उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसके लिए जांच समितियां बना दी गई और बीच बीच में जांच की कमेटियां जाती थी। और 5वीं रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जो प्रवर समिति के द्वारा क्या की गई थी, तैयार। और वही रिपोर्ट है कौन रिपोर्ट, 5वीं रिपोर्ट, जिसमें जमींदारों की चर्चा, प्रशासन की चर्चा, एक्ट की चर्चा, भ्रष्टाचार की चर्चा, कंपनी की जांच की सारी रिपोर्ट एक बनाया गया और उस रिपोर्ट का नाम रखा गया 5वीं रिपोर्ट। यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद के आधार पर बनी थी। 5वीं रिपोर्ट में उपलब्ध साक्ष्य बहुमूल्य है, यानी प्रमाण बहुत है इसमें, लेकिन फिर भी इस रिपोर्ट पर पूरा भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह जानना जरूरी है कि रिपोर्ट किसने और किस उद्देश्य से लिखा। जैसे देखिए, कोई भी रिपोर्ट आपके खिलाफ में बना दिया तो सरकार आप पे तुरंत एक्शन तो नहीं ले लेगा, उसका और फिर से किसी और से जांच करवाएगा कि भाई सही है कि गलत है। हमारे विरुद्ध में कोई बोल दिया और आप जाकर उस पर एक्शन ले लिए, तो हो सकता है वो मेरे विरोधी टीम का हो, मेरा विरोधी हो, इसलिए भी तो गलत बोल सकता है। तो लाभ कमाने के लिए एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को नीचा गिराने के लिए भी तो बोल सकता है। इसीलिए कहा गया कि इस रिपोर्ट को पूरी तरह हम भरोसा नहीं करेंगे, बल्कि यह जानना जरूरी है कि रिपोर्ट आखिर बनाया किसने। ये मायने रखता है कि हमारा विरोधी बनाया कि हमारा समर्थक बनाया। अगर हमारा ही आदमी बना रहा है तो कहीं ना कहीं बातें जेन्युइन होगा, और अगर हमारा विरोधी बना रहा है तो एक पल के लिए सब सोच लेगा नहीं, विरोध में क्या किया है, लिखा है। तो इसलिए इस पर भरोसा की बात नहीं किया गया। 5वीं रिपोर्ट लिखने वाले कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने पर तुले हुए थे। कंपनी लोग जो थे, कंपनी के जो लोग थे, जो 5वीं रिपोर्ट बनाया था, जो टीम आई थी, उसका पूरा बुराई किया कि देखो इसको व्यापारी लोगों ने पैसा खिला दिया, मेरे विरोधी टीम के लोगों ने इसको पैसा दे दिया है, इस प्रकार से ये किया है, इसलिए हमारे खिलाफ में ये लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। अब कंपनी भी विरोध करने लगा अपना, जमींदारी नीलाम होना, जमींदारी बचाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाना, ये सब बातें इस रिपोर्ट में लिखी गई थी। कुदाल और हल के बारे में आइए आगे पढ़ेंगे हम लोग। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों का क्या किया था, दौरा। बुकानन एक अंग्रेज का अधिकारी था, वो आया और राजमहल के पीछे जो पहाड़ियाँ होता था, पहाड़ होता था, उसमें जाकर घूमा। बुकानन ने इन पहाड़ियों को अभेद बताया। अभेद उसको बोलते हैं जिसको कोई भेद नहीं सकता है, जिसको कोई पता लगा नहीं सकता। पहाड़ियाँ बहुत संकीर्ण थी, जंगल ऐसे भी घना होता है, सबको समझ पाना मुश्किल होता है। तो इसलिए बुकानन ने इन पहाड़ियों को क्या बताया, अभेद बताया। उसके अनुसार वो बताया कि ये जो पहाड़ी वाला इलाका है, ये बहुत क्या है, खतरनाक इलाका है। यहाँ बहुत कम यात्री जाने की हिम्मत करते थे। बुकानन जहाँ भी गया उसके निवासियों के व्यवहार को शत्रुतापूर्ण पाया गया। बुकानन बोला हम जहाँ गए और जहाँ जिन लोगों से मिले सब हमसे थोड़ा एकदम गुस्से में मिला, शत्रुता टाइप से मिला। बुकानन आया, घूमा, जैसे 5वीं रिपोर्ट तैयार हो गया। 5वीं रिपोर्ट तैयार होने के बाद चला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोला कि नहीं, रिपोर्ट ठीक नहीं है, ऐसे ऐसे है, नीलामी का कोई ऐसा बात नहीं है, इस तरह का ऐसा कोई बात नहीं है। तो क्या किया गया, बोला ठीक है। तो अंग्रेज का एक और अधिकारी आया इस बात को देखने के लिए, बुकानन आया और कोई आया जो इस बात का दौरा किया, घूमे, उसने भी एक रिपोर्ट तैयार किया। तो बुकानन जब आया तो उसने इस इलाके के बारे में बताया कि बहुत खतरनाक इलाका है और यहाँ के निवासी बहुत गुस्से में हमको देखते हैं। यह लोग कंपनी के अधिकारी के प्रति बहुत क्या रहते थे, आशंकित रहते थे। उनका कहना है कि कंपनी का कोई आदमी जाता था, उन्होंने अपने रिपोर्ट में बताया
कि कंपनी का कोई आदमी अगर जंगल में चल जाता था तो जंगल के लोग बड़ी नाराज हो जाते थे, गुस्सा जाते थे। उसको लगता था ये हमको कुछ न कुछ नुकसान देने आया है, कुछ न कुछ हमारे खिलाफ में ये षड्यंत्र करेगा, कुछ न कुछ हमारा ही छीनने वाला है। इसीलिए जंगल के लोग, आदिवासी या पहाड़िया लोग जो होते थे, कंपनी के लोगों से बड़े डरे डरे रहते थे या उनसे गुस्सा रहते थे, और बातचीत करने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता था आदिवासी। बातें क्या करना है इससे। बुकानन जहां भी जाता था उसके बारे में अपनी डायरी में जरूर लिखता था, जहां जहां उसने भ्रमण किया वहां के लोगों से मुलाकात की, और सबसे बड़ी चीज उसने देखा, हर जगह के रीति रिवाजों को देखा कि आखिर वहां रीति रिवाज क्या चल रहा है। इस पर भी उसने बड़ा गौर किया। किसने? बुकानन ने। पहाड़िया लोग कौन थे? देखिए, राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को हम पहले भी बोले थे, क्या कहते हैं? पहाड़ी। जो राजमहल था भागलपुर का, उस राजमहल के साइड में पहाड़ थे, ठीक है, और पहाड़ के ऊपर जो रहते थे, पहाड़ों में जो रहते थे, उनको क्या कहा गया? पहाड़िया। यह जंगल की उपज से अपना गुजर बसर कर लेते थे, क्योंकि जो कि जंगलों में रहेंगे तो आदिवासी होंगे, आदिवासी होंगे तो उस समय कोई तो साधन होगा नहीं, तो जो मिला जंगल से। और ये लोग जो खेती करते थे वो क्या कहते थे? झूम खेती। और झूम खेती आपको हम लिखा चुके हैं कि झूम खेती, खेतों जैसे जंगल है, मान लीजिए ये जंगल है, इस जंगल का जितना पेड़ है पर सबको क्या किया? काट दिया, और काटने के बाद जमीन प्लेन कर दिया, यहाँ खेती कर दिया। और यहाँ जब खेती किया तो उसके बाद क्या किया कि वो जब 2 साल 1 साल के बाद जगह छोड़ दिया। काहे? तो धीरे धीरे भूमि बंजर हो गया, बंजर हो गया। तब इस जगह यहाँ का पेड़ पौधा को क्या किया? काट दिया। अब यहाँ खेती किया, 1-2 साल के बाद लगा कि वो यहाँ ठीक नहीं है तो चल गया अब यहाँ, यानी घूम घूम के खेती किया। इसीलिए इसको घुमंतु कृषि भी कहते हैं, झूम खेती भी कहते हैं, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, या पोंडू कृषि भी कहते हैं। अलग अलग लैंग्वेज में इसका अलग अलग नाम है। यह जंगल के छोटे छोटे हिस्सों में झाड़ियों को काट करके, पहले बता दिए, जमीन साफ कर लेते थे और वहां पर अपना खेती करते थे। राख पोटाश से उपजाऊ जमीन पर यह लोग तरह तरह के, जैसे क्या उपजाते थे? दाल, ज्वार, बाजरा। और ये उपजाने के लिए कुदाल से अपने जमीन को क्या करते थे? हल उतना होता नहीं था तो कुदाले लगाया भाई। कुछ वर्षों तक जमीन पर खेती करते थे, कुछ वर्षों के लिए परती छोड़कर नए इलाके में चल जाते थे ताकि जमीन की उर्वरता फिर से बन जाए। उन जंगलों में पहाड़ी लोग खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठा करते थे, और रेशम और कोया और एगो राल और कठकोयला बनाने के लिए लकड़ियां भी क्या करते थे? इकट्ठा। अभियो तुम जंगल में जाओगे तो महुआ को आदमी दूधों से जाके खाता है, बहुत सारे फायदा करता है कुछ कुछ चीज़ों में। ऐसे तो जंगल में जाओगे तो महुआ चुन चुन के सब दारू बनाता है, महुआ दारू। और एक व्यवसाय हो गया गरीब लोगों के लिए। एक चीज़ तो हुआ है, दारूबंदी होने से कई घरों को रोजगार ये मिल गया है। भले बीच बीच में पकड़ा के चल जाता, अलग बात है, लेकिन कई घरों को ये रोजगार मिल गया है कि चलो दिन भर में 10 बोतल बेच दिया तो 1000 रुपया आ गया। 1000 में उसका पूंजी 200, 300, 400 लगा होगा, चलो आधा आधी लगा होगा तो 500 रुपये में उसका बेटा बेटी तो कम से कम भोजन तो कर लेगा। तो कई घर जो है ये खाना पीना, मैंने इससे उसका घर चलना शुरू हो गया। हरी घास वाले इलाके को क्या कहा जाता था? चारागाह। क्या कहा जाता था? शिकार करने वाले, झूम खेती करने वाले, खाना बटोरने वाले, कठकोयला बनाने वाले, रेशम का कीड़ा पालने वाले पहाड़ी लोगों की जिंदगी जंगल से बहुत क्या थी? जुड़ी हुई थी। क्योंकि जंगल में रहेंगे तो जंगल से तो जुड़ल रहबे करेगा। वह इमली के पेड़ों के बीच बनी अपनी झोपड़ियों में रहते थे, आम की पेड़ के छांव में आराम करते थे। पूरे प्रदेश अपनी निजी भूमि को मानते थे, यानी जंगल जो था उसको कहते थे ये जमीन किसका है? मेरा है, ये किसी दूसरे का जमीन नहीं है बल्कि मेरा है, और इस जंगल पर मेरा अधिकार है। लेकिन अंग्रेज आता था और कहता था तुम टैक्स दो, तो ये लोग अंग्रेजों का विरोध करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया, है ना। नोमम पढ़ना है, चेरो विद्रोह, संथाल विद्रोह, कंद विद्रोह, है ना, ऐसे मुंडा विद्रोह। कई आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ में क्या किया? अलग अलग जातियां हैं, ऐसे भारत में सबसे ज़्यादा जाति भील जनजाति है, भील के बाद एगो होगा मुंडा है, और कई जनजातियां हैं, है ना। तो वो सब ने विरोध किया था अंग्रेजों का। आदिवासियों का एक नियम था कि वो बाहरी लोगों को प्रवेश नहीं करने देते थे, जो हैं उतने में रहेंगे। बाहरी लोगों के प्रवेश को बड़ा खराब मानते थे, उनको रहने ही नहीं देगा। इनके मुखिया समूह एकता बनाए रखते थे, क्योंकि इनका मुखिया भी होता था। आपसी लड़ाई झगड़े को निपटारा कर देते थे। अन्य जनजातियों और मैदानी लोगों के साथ लड़ाई छिड़ने पर अपनी जनजाति का फिर ये क्या करते थे? नेतृत्व करते थे। यानी जो इसके मुखिया होते थे वो छोटे मोटे अपने कबीले की लड़ाई को शांत भी कर देते थे। अगर किसी दूसरे से लड़ाई हुआ तो नेतृत्व भी करते थे, और वहाँ जाते थे और सबको लेकर लड़ाई करते थे, और अपने टीम को, अपने दल को क्या करते थे? जितवाने का काम करते थे।
यह पहाड़ी लोग अक्सर मैदानी इलाकों पर आक्रमण करते थे। चलो बैठो शांति से। 10 बज गए रे। ये सो आओ लेट से। कल तो 2-4 को बाहर कर दे आर्थ वाली काम। ऊपर कट करने गया था इसका। मैदानी इलाकों में जो किसान थे वो कृषि कैसे करते थे? अस्थायी कृषि करते थे, एक ही जगह चेंज नहीं करते थे। पहाड़ी लोगों के द्वारा आक्रमण ज़्यादातर अभाव या अकाल में करते थे। पहाड़ी लोगों को जब भोजन मिल जाता था तो वो आक्रमण नहीं करते थे। पूछेगा आखिर पहाड़ियाँ क्यों विद्रोह करते हैं, क्यों किसी पर आक्रमण करते थे, या मैदानी इलाकों में रहने वाले आम लोगों पर क्यों आक्रमण करते थे, सेठ साहूकारों घरों में जाकर क्यों आक्रमण कर देते थे? तो देखिए, इनका काम था जंगल में रहना और जंगल में खाना पीना, सारा चीज़ मिल गया, इनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करता क्या था, कभी कभी हो गया फसल खराब, अकाल हो गया, या कभी कभी बहुत सारा दिक्कत आ गया, नहीं हो पाया फसल, तो भूखे तो रहेगा नहीं, और अनाज की कोठरी पूरा भर ले सेठ साहूकार गोदाम, तो बस ये लोग क्या करता था, अनाज के लिए अटैक करता था, पेट भरने के लिए। इसका मकसद ये नहीं होता था कि हम धन इकट्ठा करें। आदिवासियों का एक ही मकसद होता था कि सिर्फ किसी तरह हमारा पेट भरने भर अनाज मिल जाए। यह हमले मैदान के समुदायों अपनी ताकत दिखाने के लिए कभी कभी भी करते थे। जैसे कभी कभी मैदानी और पहाड़ियों के बीच में तनातनी भी हो जाती थी, कोई बात को लेकर, कुछ तुम ऐसे है, तुम ऐसे है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का, या उसको वैल्यू कम देता था जब जाता था, तो कभी कभी अपना दबदबा बनाए रखने के लिए कि हमारा भी लोग ये सब बात सुने, उसके लिए भी जाकर कभी कभी ये लोग क्या कर जाता था, लड़ जाता था, और 2-4 को डेंगा के चल आता था। तो सब डर रहता था कि नहीं हो आई तो मारता हो नहीं, तो थोड़ा सा ये बात उसमें ये लोग इसलिए भी लड़ता था। मैदानी इलाकों में रहने वाले जमींदारों को अक्सर पहाड़ी मुखियाओं के नियमित रूप से खिराज देकर उनसे शांति खरीदने पड़ती थी। यानी मैदानी लोगों में बहुत सारे जो लोग सेठ साहूकार रहते थे, वो क्या करते थे, खिराज देते थे, यानी एक प्रकार का टैक्स देते थे, लो महीना में तुमको देंगे इतना पैसा, खाली डिस्टर्ब यहाँ आके नहीं करना। गांव में देखो 2-4 को जब चोर बदमाश गुंडा रहता है ना, जो काम में डिस्टर्ब करते रहता है, तो उसको क्या करता है, जो समझदार व्यक्ति होता है, जो काम कराने वाला होता है, और खिलेले पिलेले रहेगा, चल तू घूरते रह, खैते रह हमारे साथ, बस वो तुम्हारा साथ देते रहेगा और कुछ करेगा नहीं। अगर कहाँ कुछ करना शुरू किए और तुम उसको नहीं खिलाओगे पिलाओगे तो तुम्हारा विरोध में वो जेते रहेगा। तो इन लोग भी मैदानी इलाके में जो जमींदार रहते थे वो जानते थे कि इन लोग कखनी आक्रमण कर देगा, छीन कर लेगा, नुकसान पहुँचा देगा, इससे बढ़िया है कि इसको कुछ महीना में, साल में बांध दो, ताकि डिस्टर्ब नहीं करे, और कोई डिस्टर्ब अगर कर रहा है बाहरी तो कम से कम ये हमको सहायता भी करेगा, इसलिए खिराज देता था। इस प्रकार व्यापारी लोग पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्तों का इस्तेमाल करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु उन्हें कुछ पथकर दिया करते थे। यानी व्यापारी लोग जब जाते थे व्यापार करने के लिए, तो जिस रास्ते से जाते थे, जंगलों के रास्ते से, पहाड़ों के रास्ते से, तो उस रास्ते का भी टैक्स देते थे कि लो भाई इस रास्ते से जा रहे हैं, बदले में हम क्या दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, और टैक्स दे रहे हैं तो देखो हमारा सामान छिनाना नहीं चाहिए, हमारा वस्तु नहीं छिनाना चाहिए, हमारे साथ मारपीट नहीं होना चाहिए, हम व्यापार जाएंगे करके वापस आएंगे, हमको डिस्टर्ब नहीं करना, बदले में लो 2 रुपया तुम भी रख लो। तो ये लोग भी शांत रहता था, इन लोग का पेट भरा ले, कोई टेंशन नहीं है ना। यह कर टैक्स को लेकर पहाड़ी मुखिया इन व्यापारियों की रक्षा करते थे। आइए 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में जब स्थायी कृषि के क्षेत्र की सीमा में विस्तार होने लगा, तो अंग्रेजों ने जंगलों की कटाई सफाई के काम को क्या मिला, प्रोत्साहन मिला, है ना। जब जंगल का क्या, स्थायी कृषि जब धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो अंग्रेज लोग क्या किया, दिमाग लगा दिया किस पर, जंगल की कटाई पर। और जंगल की कटाई का कई उद्देश्य रहा था। एक, बीच में भारतीय वन अधिनियम पारित किया, और दूसरी बात, रेलवे लाइन जब बिछने लगा तो रेल की पटरियों को बनाने के लिए वहाँ बीच बीच में लकड़ी का टुकड़ा डाला जाता है, देखते होंगे। और रेलवे डिब्बा में भी पटरी पर जो सीट होता है वो भी क्या होता है, लकड़ी का। तो उसके लिए भारी संख्या में लकड़ी की जरूरत पड़ी, भारी मात्रा में लकड़ी की जरूरत पड़ी। तो लकड़ी आएगा कहाँ से, तो जंगल को इन लोग क्या किया, काटना शुरू किया। जमींदारों तथा जोतदारों ने परती भूमि को धान के खेतों में क्या किया, बदल दिया। खेती के विस्तार अंग्रेजों को बहुत लाभ था, क्योंकि ज़्यादा जितना खेती का विस्तार होगा उतना ज़्यादा उनको क्या मिलेगा, राजस्व मिलेगा, टैक्स मिलेगा। वे जंगलों को उजाड़ मानते थे अंग्रेज,
जंगलों में रहने वाले को अंग्रेज असभ्य मानते थे, बर्बर मानते थे, उपद्रवी यानी बदमाश मानते थे। जिन पर शासन करना उनके लिए, अंग्रेजों के लिए क्या था, कठिन था। इसलिए अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि जंगलों का सफाया करके वहाँ अस्थायी कृषि क्या करनी होगी, स्थापित करनी होगी, और जंगली लोगों को पालतू और सभ्य बनाना होगा, तभी उसको हम शासन कर पाएंगे, उसको हम समझा पाएंगे। उनसे शिकार का काम छुड़वाना होगा, खेती का धंधा अपनाने के लिए उन्हें राजी करना होगा, तब वो हमारे साथ आएंगे और हम उन पर क्या करेंगे, शासन करेंगे। नहीं तो जब वो टेढ़ा रास्ता में रहेगा तो हमारा बात कभी सुनेगा नहीं। जैसे जैसे अस्थायी कृषि बढ़ते गया, अस्थायी कृषि का मतलब एक जमीन का टुकड़ा है, लगातार उसी पर खेती आपको करना है, जितना जमीन है उतने पर करना है, जैसे आज होता है। जंगल तथा चारागाह की जमीन क्या होने लगी, कम होने लगी। इससे पहाड़ी लोगों तथा अस्थायी खेतिहारों के बीच झगड़ा क्या हो गया, तेज हो गया। पहाड़ी लोग पहले अधिक नियमित रूप से बसे हुए गांवों पर हमला करने लगे। गांव वालों के अनाज और पशु छीन कर क्या करने लगे, ले जाने लगे। जब जंगले काटने लगा पूरा, तो ये लोग कहाँ जाएगा भाई, रहेगा कहाँ भाई, खाएगा कैसे ये। तो ये लोग क्या किया, अब पहले कम आक्रमण करता था, अंग्रेज की नीति के चलते अब स्थानीय लोगों पर ज़्यादा क्या करने लगा, आक्रमण करने लगा। देखिए, अंग्रेजों ने इन पर काबू करने का खूब प्रयास किया, लेकिन अंग्रेज इन लोगों पर काबू नहीं पाया, असफल हो गया। 1770 के दशक में अंग्रेज अधिकारियों ने पहाड़ियां लोगों को मारने तथा इनका संहार करने की क्रूर भी अपना लिया। क्रूर का मतलब हो गया पूरा एकदम नीति अपना लिया, घुसा गया पूरा कि कैसे पहाड़ियों लोगों को क्या कर दे, समाप्त कर दे। ये लोग हमारा बात सुनता नहीं है, इसलिए समाप्त करने की बात शुरू। 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर, जिसका नाम था अगस्टस क्विंसलैंड, ने शांति की स्थापना की, एक नीति प्रस्तावित किया। इसके अनुसार पहाड़िया मुखिया को वार्षिक भत्ता दिया जाना था। अब ये दिमाग लगाया कलेक्टर कि कैसे इसको हम अपने साथ जोड़े। तो पहाड़ियों का जो मुखिया होता था आदिवासियों का, उसको बुलाता था और मुखिया कहता था, देखो तुमको हम साल में पैसा देंगे, भत्ता मतलब एक तरह का पैसा मदद दे रहे हैं, और बदले में तुम क्या करोगे, जाओगे और वहाँ के लोग जो कृषि करते हैं उससे टैक्स लेकर तुम आओगे। तो मुखिया लोग आ गए लोभ में, इसको तो बैठल पैसा मिल रहा है, और ये जाकर दबाव बनाने लगा, करने लगा। तो कई लोग तो मुखिया के खिलाफ भी क्या करने लगे, विद्रोह करने लगे। बदले में उन्हें अपने आदमियों का चाल चलन ठीक करने की क्या करनी थी, जिम्मेदारी लेनी थी कि देखो उन लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करे, इधर उधर नहीं जाए, अपना काम से मतलब रखे। मुखिया तुमको हम पैसा दे रहे हैं इसीलिए कि तुम उसको क्या करोगे, कंट्रोल करोगे। लेकिन बहुत से पहाड़ी मुखियाओं ने भत्ता लेने से क्या किया, मना कर दिया। कुछ लोग लिया, कुछ लोग बोला नहीं, हम जैसे हैं वैसे ठीक है। जिन्होंने भत्ता लिया वो अपने समुदाय में सत्ता क्या किए, जो भत्ता लिया वो सत्ता खत्म। भत्ता मतलब पैसा नहीं बोलता है, वेतन भत्ते, महंगाई भत्ता, सुनते हो ना, भत्ता का मतलब एक तरह का पैसा होता है। तो जिसने अंग्रेज से पैसा लिया, जान गया वो सब, विरोध हुआ, हटो तुम मुखिया नहीं रहेगा, तो भत्ता लिया तो सत्ता गया। जब शांति स्थापना के लिए अभियान चलाए जा रहे थे, तब पहाड़ी लोग अपने आप को सैन्य बलों से बचाने के लिए बाहरी लोगों से लड़ाई लड़ी। चालू रखने के लिए पहाड़ियों के भीतरी भाग लेने चले गए। अंतिम पन्ना है, देखिएगा। इसी कारण से 1810-11 में बुकानन ने इस क्षेत्र की क्या की थी, यात्रा की थी। यात्रा करने का उद्देश्य उसका एक और था कि वो किसी तरह इन लोगों को समझा बुझाकर मतलब अपने साथ लाए और उसको बोले कि भाई कृषि एक ही जगह करो, बदले में हमको टैक्स दो, है ना, हमारे हिसाब से चलो। ये लोग चाहता था अंग्रेज लोग। यह स्वाभाविक था कि पहाड़िया लोग बुकानन को संदेह और अविश्वास की नज़र से देखते थे। पहाड़िया लोग अंग्रेज को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखते थे जो जंगलों को नष्ट करके उनकी जीवन शैली को क्या करना चाहते थे, बदलना चाहते थे। ये जान चुके थे कि अंग्रेज आया है, ये हमारे जो जीने का जो तरीका है, क्योंकि उन लोगों ने देखा है कि खाली जंगले को नहीं कटवा रहा है, बल्कि देख रहा है कि हमारा ही आदमी को ये क्रिश्चियन भी तो बनवा रहा है। अब क्रिश्चियन जो बन रहा है वो अपने भाई को तुच्छ मान रहा है, हम क्रिश्चियन हो गए, हम बड़ा आदमी हो गए, तुम लोग तो छोटा आदमी जंगल में रहता है, ऐसे रहता है। तो देखा रे, हमारा ही आदमी धर्म भी बदल दिया और हम ही को आके हमारा भाई कह रहा है तुम तो छोटा आदमी है। तो इसको समझ में आया, बोला नहीं, अंग्रेज का चाल चलन ठीक नहीं है, ये हमारी संस्कृतियों को समाप्त करना चाहता है, हमको आपस में लड़वाना चाहता है। इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ इसने भी विद्रोह क्या कर दिया, शुरू कर दिया। चलिए बाकी नेक्स्ट पार्ट में।